बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, तमाम लोगों को, आपके तमाम अहलो अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 प्रीलिम पेपर ऑफ 2021 फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 7 के रिक्वायर्ड सी को डिस्कस करना है। आइए हम इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। मैंने इस क्वेश्चन में एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया रिक्वायर्ड क्वेश्चन में आपसे शेयर किया। इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं मार्च 31 2017 को बिल्कुल नॉर्मल इस तरीके से कि जैसे हमें इनकम स्टेटमेंट से बनाकर बिजनेस का प्रॉफिट पता है और हमने क्वेश्चन की एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ, अगरचे कि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही रिक्वायर्ड अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि सारी चीजें हुई हुई हैं, मैं इंडिविजुअल आपसे एक एक चीज की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो मैं पहले आपसे वो चीजें शेयर कर लेता हूँ कि मेरे पास इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट भी बनी हुई है। राइट, ये सारी एडजस्टमेंट है। उसके बाद फिर मेरे पास इस क्वेश्चन का जनाबे अली इनकम स्टेटमेंट भी बना हुआ है जिससे मुझे प्रॉफिट पता है 48,400। और अब मैं इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं इस अप्रोच के तहत कि मुझे इस क्वेश्चन की एडजस्टिंग और इनकम स्टेटमेंट दोनों पता हैं। तो जब मैं इस अप्रोच के तहत बैलेंस शीट बनाऊंगा तो आपने इस बात को नोटिस करना है। और फिर मैं एक बार ये एज्यूम करूंगा प्यारे बच्चों कि अगर मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ एडजस्टिंग बनाई है और इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई, तो जब मैं ऐसा एज्यूम करूंगा मैं उस वक्त इसे राइट कर दूंगा और फिर मैं कहूंगा मुझे इनकम स्टेटमेंट पता ही नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये बात गौर से सुन लीजिए कि अभी मुझे एडजस्टिंग एंट्रीज भी नजर आ रही हैं, ये रही जनाबे अली, और मुझे नजर आ रहा है क्या, इनकम स्टेटमेंट, और उसका प्रॉफिट भी मुझे पता है। ठीक है, तो इस अप्रोच के तहत बैलेंस शीट बनाने का आगाज करते हैं। क्वेश्चन के रिक्वायर्ड सी में बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक्शन सी, 20 मार्क्स का, और बिजनेस का नाम है मैसर्स यूनाइटेड फूड्स। आप देख सकते हैं हमने रसूमात में मैसर्स यूनाइटेड फूड बैलेंस शीट और एज ऑन मार्च 31 2013 लिखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं ये उसी दिन की पिक्चर, उसी दिन की पोजीशन बताती है। राइट, तो चलिए बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखते हैं एसेट्स। मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ रिपोर्ट फॉर्म में, तो हमारे पास इसमें टोटल 2 कॉलम्स होंगे, हमें तीसरे कॉलम को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप सब भी कोशिश करें इसी फॉर्मेट के मुताबिक चलें और इसी तरह से अपने पास बैलेंस शीट बनाएं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स बच्चों को 2 पेजेस पर आमने सामने बैलेंस शीट बनवाते हैं, मुझे उससे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो टी फॉर्म में आमने सामने भी एक ही पेज पर या 2 पेजेस पर भी बैलेंस शीट बनाई जा सकती है। ठीक है, और आपके पास ये फॉर्मेट आपकी बुक में भी मौजूद है। तो चलिए इस फॉर्मेट का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बिजनेस में एसेट्स। एसेट 2 तरह के होते हैं, पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, जो 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलते हैं, और हमेशा हर चीज को लिखते हुए हमें सबसे पहले उसे कहाँ ढूंढना होता है, क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में। तो जब मैं क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में जाता हूँ तो मुझे पहला एसेट बैंक जो कि करंट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट, अकाउंट पेबल लायबिलिटी, स्टॉक एट स्टार्ट एक्सपेंस, और व्हीकल्स नजर आती हैं। व्हीकल्स मेरा नॉन करंट एसेट है 60,000 रुपीज, तो मैं इसको 60,000 रुपीज व्हीकल्स को लिखता हूँ। अच्छा, अब इसे लिखते हुए मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं ये मेक श्योर करूं कि क्या मुझे क्वेश्चन में इसके अलावा कोई और नॉन करंट एसेट दिया है। मसलन अगर मुझे लैंड दिया हुआ होगा तो मैं सबसे पहले लैंड लिखूंगा, बिल्डिंग दी होगी तो बिल्डिंग लिखूंगा, उसके बाद फिर प्लांट एंड मशीनरी, फिर उसके बाद जनाब व्हीकल्स, फिर इक्विपमेंट, और सबसे आखिर में फर्नीचर, अगर ये सब दिया हुआ हो तो। लेकिन मुझे तो आज क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है, नाम व्हीकल्स है, तो मैंने व्हीकल्स 60,000 रुपीज लिखा। आप देख सकते हैं मैंने इसके अमाउंट को एक कॉलम पीछे लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इन दोनों अमाउंट्स को यहां भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आज इस क्वेश्चन में सिर्फ एक नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात हम जानते हैं, इस क्वेश्चन में हमें नजर आ रही है, इसलिए मैं आपको ये लिखना अलाउ कर रहा हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा नॉन करंट एसेट हो तो फिर याद रहे यही फॉर्मेटिंग फॉलो होगी जो इस वक्त आपको हुई भी नजर आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हीकल्स की अमाउंट लिखिए 60,000, और इसमें से लेस करते हैं क्या, इसमें से लेस करते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। पहले अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट, वो अकाउंट जो हमारे एसेट की वैल्यू को कम करता है। तो पहले हम कॉन्ट्रा एसेट को हमेशा कहाँ ढूंढते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में। आइए क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, हमें यहाँ पर कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा भाई यहाँ नहीं है तो हो सकता है कहाँ हो, आपने कहा
यकीनन सर एडजस्टमेंट में हो सकता है। आप एडजस्टमेंट डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी एडजस्टमेंट की स्किल्स अच्छी नहीं है तो यकीनन आपने इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट जरूर अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। जी हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 6 में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नजर आया, क्रेडिट में 10,000 रुपीज, तो मैंने इस 10,000 रुपीज को एज इट इज यहाँ प्लेस किया, और माइनस इसलिए किया क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है। 60 में से 10,000 लेस हुआ, मेरे पास 50,000 जवाब आया, और इस 50,000 को मैंने टोटल नॉन करंट एसेट के नाम से यहाँ प्लेस कर दिया है। इसके नीचे और ऊपर एक अदद लाइन है, और इस पे कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, आप कोई किसी किस्म का कलर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये टोटल नॉन करंट एसेट के बाद बारी आई करंट एसेट की, और करंट एसेट में प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखते हैं वो करंट एसेट जो सबसे ज्यादा अरसे तक रहेगा, चलेगा, कारोबार को फायदा पहुंचाएगा। और इसमें सबसे पहला करंट एसेट होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। कौन सी? जो हमारे पास साल के आखिरी दिन बची है, जो अब हमें अगले साल पहुंचाएगी फायदा। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमें एडजस्टमेंट में भी नजर आ रही है प्यारे बच्चों, कितनी? 50,000 रुपीज। आप देख सकते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 50,000 रुपीज लिखी हुई है। इसके बाद हम लिखेंगे, अगर हमें सवाल में ट्रायल बैलेंस में कहीं कोई सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, सेल सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज दी हुई है, और अगर नहीं दी हुई तो हम प्रीपेड लिखेंगे। आइए चेक करते हैं। तो हमें लाइन नंबर 3 में शॉप सप्लाईज नजर आती है 3,000 रुपीज। अब अगर मैं इसे आंखें बंद करके जल्दी से लिख दूंगा, होगा क्या? गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज मुझे शॉप सप्लाईज इसके अलावा अपनी एडजस्टमेंट में भी नजर आ रही हैं। एडजस्टमेंट में आप सब देख सकते हैं शॉप सप्लाईज लिखी हुई हैं। अब यहाँ से पढ़ना इतना आसान नहीं है प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं तो ये आपकी जहानत। हमने एडजस्टमेंट अपने पास बनाई हुई है फेयर। तो चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 में शॉप सप्लाईज का जिक्र है, और वो नजर आ रही है क्रेडिट साइड पर। सर डेबिट क्यों नहीं देख रहे आप? क्योंकि मेरे बच्चों, मैं एसेट लिखने की बात कर रहा हूं, और शॉप सप्लाईज मेरा एसेट है, और मैं ट्रायल बैलेंस से देखकर मुझे ये लग रहा है कि मेरे पास शॉप सप्लाईज 3,000 की हैं। लेकिन मेरी एडजस्टमेंट मुझे बता रही है कि जनाब आली, आप अपनी शॉप सप्लाईज को कम कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं 1800 से। इसका मतलब है वो जो आप शॉप सप्लाईज समझ रहे हैं 3,000, उसमें से, और ये शॉप सप्लाईज की नेचर एसेट, और एसेट का होता है बच्चों हमेशा डेबिट। तो अगर ये डेबिट में है 3,000, तो ये एडजस्टमेंट वाले क्रेडिट को हम क्या करेंगे? लेस। 3,000 माइनस 1,800, आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ बाकायदा लिख कर दिखाया है। शॉप सप्लाईज 3,000 माइनस 1,800, जवाब आया हमारे पास 1,200 रुपीज। उम्मीद करता हूँ आपको अल्लाह के हुक्म से ये बात जरूर समझ आएगी, वरना आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके जरूर देखें और इस बात को समझें। अगले अगले पॉइंट की जानिब चलता हूँ। शॉप सप्लाईज के बाद मैं देखूंगा क्या मुझे क्वेश्चन में और कोई सप्लाईज दी हुई है, तो मुझे और कोई सप्लाईज नजर नहीं आ रही। अब मैं ढूंढूंगा प्रीपेड। मुझे सबसे पहला प्रीपेड जो क्वेश्चन नजर आया ट्रायल बैलेंस में, वो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग है 2,000। फिर वही वाली बात, क्या इसको डायरेक्ट लिख दूं जल्दी से आंखें बंद करके? हरगिज नहीं। अगर मुझे इसकी एडजस्टमेंट यहाँ नजर आ रही है तो मुझे एडजस्टमेंट इसके साथ ऐड या लेस करनी है, और अगर नजर नहीं आ रही तो मैं डायरेक्ट प्रीपेड एडवर्टाइजिंग को 2,000 रुपए कॉपी कर सकता हूँ। अब एडजस्टमेंट यहाँ नजर तो आ रही है, लेकिन फिर वही वाली बात बच्चों, अगर आपको एडजस्टमेंट पर कमांड है तो आप प्रीपेड एडवर्टाइजिंग इस एडजस्टमेंट में सोचिए कि कहाँ आया होगा, किस साइड पे आया होगा, और कितने से आया होगा। और अगर आप ये नहीं सोच रहे तो फिर आपको क्या चाहिए? आप इसके एडजस्टमेंट दिमाग में नहीं सोच पा रहे तो आपने यकीनन बनाई हुई है। आइए देख लेते हैं चल के। एडवर्टाइजिंग प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट में आ रहा है 800 रुपीज। अब आप फिर ये सोच रहे हैं कि सर आप प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्यों पढ़ रहे हैं, आप एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्यों नहीं पढ़ रहे? तो पहले तो ये बच्चों एक बात समझ लीजिए, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारा सारा फोकस होता है एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल पर, राइट? तो हमें एक्सपेंस और इनकम से कोई गर्ज नहीं है, पहली बात। ठीक है, और दूसरा ये कि हमें करंट एसेट देखना है, तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमारा करंट एसेट है, और एडजस्टमेंट में ये प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट में नजर आ रहा है। एसेट हमेशा डेबिट में होता है, डेबिट में आपको नजर आ रहा है कितना? 2,000, और यहाँ एडजस्टमेंट में आपको नजर आ रहा है कितना? 800। तो 2,000 में से 800 को क्या करना चाहिए बच्चों? यकीनन आपका जवाब है लेस करना चाहिए। तो 2,000 में से 800 हमने लेस किया, हमारे पास जवाब आया, आप देख सकते हैं 1,200 रुपीज। ये एक महज इत्तेफाक है कि शॉप सप्लाईज भी 1,200 और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग भी 1,200 रुपीज। इसके बाद दोबारा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में जाके देखते हैं कि क्या हमें और कोई प्रीपेड नजर आ रहा है। तो हमें पूरे क्वेश्चन में और कहीं कोई प्रीपेड नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई चलो, अब कोई करंट एसेट यानी प्रीपेड आपको इधर नजर नहीं आ रहा, तो क्या बस जल्दी से अकाउंट रिसीवेबल लिख लूं? हरगिज नहीं। हो सकता है प्रीपेड यहाँ नहीं है तो कहाँ हो? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में प्रीपेड ढूंढने का क्या तरीका है? आप यहाँ से पढ़ के भी ढूंढ सकते हैं, मुझे तो यहाँ भी नजर आ रहा है। लेकिन इससे बेहतर तरीका क्या है कि आप एडजस्टमेंट जो आपने बनाई हुई है अपने रजिस्टर में, उसको जाके चेक करें। आपको प्रीपेड अगर नजर आएगा तो वो हमेशा डेबिट में नजर आएगा। सर अगर क्रेडिट में नजर आए तो आप उसे ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, आप इसे तसल्ली कर लीजिए। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट में आप इसे ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? आपने क्वेश्चन में जाके
एडजस्टमेंट में जाके प्रीपेड एडवर्टाइजिंग ढूंढना है, प्रीपेड का वर्ड ढूंढना है आपको। प्रीपेड एडजस्टमेंट नंबर 5 में प्रीपेड सेल सैलरीज के नाम से नजर आया। ये क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तसल्ली कर लीजिए। सेल सैलरी एक्सपेंस था, क्या नहीं था? प्रीपेड सेल सैलरीज नहीं था। और प्रीपेड की नेचर एसेट, करंट एसेट, तो प्रीपेड सेल सैलरीज हमें 2200 लिखना चाहिए। तो मेरे बच्चों आप देखिए, प्रीपेड सेल सैलरीज मैंने डायरेक्ट 2200 रुपए लिखा हुआ है, कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड सेल सैलरी नजर ही नहीं आ रहा था, मुझे तो यहाँ सेल सैलरी एक्सपेंस नजर आ रहा था। और एडजस्टमेंट में मुझे क्या नजर आया? से प्रीपेड सेल सैलरीज 2200 डेबिट में, तो मैंने इसे बैलेंस शीट में प्रीपेड सेल सैलरीज के नाम से एज इट इज कॉपी कर दिया। इसके बाद प्रीपेड लिखने के बाद बच्चों अब बारी आई किस चीज की? अब बारी आई रिसीवेबल्स की। रिसीवेबल मुझे आज क्वेश्चन में सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल नजर आ रहा है, कोई रेंट रिसीवेबल, कोई कमीशन रिसीवेबल मुझे ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आ रहा, और आज इवन एडजस्टमेंट में भी नजर नहीं आ रहा। आप चाहें तो तसल्ली कर सकते हैं, ये एडजस्टमेंट 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 है, और 7 तक मुझे रिसीवेबल कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा इसका मतलब है सिर्फ एक ही रिसीवेबल है। अब रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल 80,000 लिखते हुए अगर आप थोड़े से भी जज्बाती हुए तो क्या होगी? मिस्टेक, और फिर आपको चूना लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज अकाउंट रिसीवेबल लिखते हुए आपको मोहतात इसलिए रहना है कि आज क्वेश्चन में 80,000 रुपीज से रिलेटेड एक चीज दी हुई है जिसका नाम है एडजस्टमेंट। अगर आप देखें बैड डेट्स, और बैड डेट्स से रिलेटेड क्या अकाउंट बनता है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। जो अकाउंट रिसीवेबल का कॉन्ट्रा होता है वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को कम करता है। क्वेश्चन में अलाउंस फॉर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, अगर होता तो यकीनन मैं इसे और एडजस्टमेंट वाले अलाउंस फॉर बैड डेट्स दोनों को देखता, और दोनों सेम साइड होते तो प्लस करता, अपोजिट साइड होते तो माइनस। आप देख सकते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट में होते हैं तो कॉन्ट्रा एसेट हमेशा क्रेडिट में। आपको अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में 2,000 रुपए लिखा नजर आ रहा है, हम इस 2,000 रुपए को एज इट इज ले जाके बैलेंस शीट में 80,000 रुपए में से लेस करेंगे, और हमारे पास 78,000 रुपीज अकाउंट रिसीवेबल की रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू नजर आ गई। और हम इसका नाम नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बल्कि 2,000 के बिल्कुल बराबर में ही 78,000 लिख देते हैं। अब इसके बाद आखिरी जो हमारे पास करंट एसेट लिखा नजर आ रहा है क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में, वो है बैंक। आज कैश वगैरह नजर नहीं आ रहा, और एडजस्टमेंट में भी हमें और कोई करंट एसेट नजर नहीं आ रहा, तो बैंक के अमाउंट 12,800 रुपए आप लिखी हुई देख सकते हैं। और यहाँ तक लिखने के बाद मैंने क्या किया? मैंने यहाँ से लेकर 50,000 से लेकर प्यारे बच्चों 12,800 तक सारे करंट एसेट को प्लस किया। 145,400, 145,400, ये मेरे टोटल करंट एसेट, ये मेरे टोटल नॉन करंट एसेट। और इन दोनों को कलर करने का मकसद ये था कि आपको समझ आए कि मैंने करंट और नॉन करंट एसेट को प्लस करके 195,400 टोटल एसेट लिख दिए हैं। ये मेरे टोटल एसेट है, आपको समझाने के लिए बोल्ड भी कर रहा हूँ। एसेट्स टोटल एसेट्स के नाम से यहाँ पर आ गए हैं, और याद रहे टोटल एसेट के नीचे डबल लाइन है, इसका मतलब है मेरी बैलेंस शीट का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ, और मेरे इक्विटीज का सम भी 195,400 ही होना चाहिए। ठीक है, तो जनाब अली अब हम इक्विटीज की तरफ चलेंगे। इक्विटीज दो चीजों पर मुश्तमिल होती है, पहली ओनर इक्विटी और दूसरा लाइबिलिटीज। ओनर इक्विटी लिखने का आगाज करेंगे। ओनर इक्विटी लिखते हुए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कैपिटल, कैपिटल एट स्टार्ट जो कि क्वेश्चन में है 1 लाख रुपीज। आप देख सकते हैं मैंने अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट 1 लाख रुपीज लिखी। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन में कह दिया था कि अभी मेरी एजम्पशन ये है कि मुझे इस क्वेश्चन में एडजस्टिंग भी पता है, इनकम स्टेटमेंट भी पता है, और मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ और अगर मुझे इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है, पता है, तो मैं वहां से जाके देखूंगा मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था 48,400। मैं अपने कैपिटल की अमाउंट में उस प्रॉफिट को ऐड कर लूंगा। आप देख सकते हैं मैंने 48,400 रुपीज को कैपिटल की अमाउंट 1 लाख रुपीज में ऐड किया है, और मेरे पास आ गया कैपिटल एट एंड। सही है, आज क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं था, अगर ड्राइंग होता तो मैं इसमें से लाजमी लेस करता और फिर मेरा कैपिटल एट एंड आता, लेकिन अभी फिलहाल मुझे कैपिटल एट स्टार्ट क्वेश्चन में गिवन था, मैंने नेट प्रॉफिट ऐड किया तो मुझे कैपिटल एट एंड पता चल गया। ठीक है बच्चों, अच्छा याद रहे ये बैलेंस शीट जो अभी हम जिसमें हम ओनर इक्विटी लिख के दिखा रहे हैं, ये ओनर इक्विटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट ना बनाएं तो इसका मतलब है फिर मैं इस तरह से ओनर इक्विटी को लिख के दिखा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब मैंने इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाया होगा तो बच्चों मुझे नेट प्रॉफिट नहीं पता होगा, और जब नेट प्रॉफिट नहीं पता होगा तो मैं कैपिटल एट स्टार्ट में क्या ऐड करूंगा, मुझे तो प्रॉफिट पता ही नहीं होगा। तो फिर ये कैपिटल एट एंड कैसे निकलेगा? इसके लिए मैंने बच्चों को एक हिंट दिया था क्वेश्चन में, अगर आप देखें कि भाई जब बैलेंस शीट बनाओ और अगर तुमने एडजस्टिंग
स्टेटमेंट नहीं बनाया तो कैपिटल निकालो एंड वाला विद अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद है तो अच्छी बात। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, या एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर आपको बिजनेस के एंड पर एसेट्स पता हैं, जो कि पता है, और अगर आपको बिजनेस के एंड पर लायबिलिटी पता है, तो एसेट में से आप लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये कैपिटल की अमाउंट पता चलेगी। और ये काम मैंने आपको इस बराबर वाली शीट पे करके दिखाया है। अभी इंशाल्लाह आपसे चंद लम्हात में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मेरी असम्पशन क्या है बच्चों, एक आखिरी बार कह रहा हूँ कि अभी मुझे इनकम स्टेटमेंट मैंने बनाया हुआ है, मुझे प्रॉफिट पता है, और एडजस्टमेंट मैंने दिमाग में बनाई हुई है, या फिर एडजस्टमेंट मैंने बनाई हुई है लेट सपोज। तो 48,000 प्रॉफिट ऐड हुआ, मेरा कैपिटल एट एंड आ गया 148,400। अब बारी आई लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक नॉन करंट लायबिलिटी जो कि 1 साल से ज्यादा अरसे में अदा करनी हो, और दूसरी करंट लायबिलिटीज जो कि 1 साल के अरसे के अंदर अदा करनी हो। करंट लायबिलिटीज में मेरे पास प्यारे बच्चों सबसे पहला नाम था अकाउंट पेबल। कहाँ से आया? यकीनन ट्रायल बैलेंस में गया, अकाउंट पेबल 45,000, और एडजस्टमेंट में अकाउंट पेबल का जिक्र नहीं है तो मैंने अकाउंट पेबल 45,000 एज इट इज प्लेस किया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन में बहुत देखा तो मुझे और कोई लायबिलिटी नजर नहीं आई। अब मैंने कहा लायबिलिटी ढूंढने चलता हूँ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट वाले पेज पे आया तो मुझे आखिरी एडजस्टमेंट नंबर 7 में रेंट पेबल क्रेडिट में लिखा नजर आया, तो मैंने कहा रेंट पेबल लिख देते हैं जनाब अली। रेंट पेबल 2,000 रुपये लिखा, दोनों को, और बस और कोई एडजस्टमेंट और कोई लायबिलिटी नजर नहीं आ रही, दोनों को प्लस किया। वैसे तो जवाब टोटल करंट लायबिलिटी बनना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में और कोई नॉन करंट लायबिलिटी है ही नहीं, तो मैंने इसका डायरेक्ट जवाब क्या रखा? टोटल लायबिलिटीज। अब कलर करने का मकसद क्या है? कैपिटल एट एंड और लायबिलिटीज को किया प्लस, तो आप देख सकते हैं 195,400 मेरा आंसर आया। और ये 195,400 एसेट्स के बराबर है। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैलेंस शीट प्रॉपर बन चुकी है और मेरे दोनों आंसर्स एक दूसरे से वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया जनाब अली सिंपल काम। अच्छा, अब जो नई चीज मैंने आज क्वेश्चन में इस बार पहली बार अपने पेपर में लिखकर दिखाई वो ये थी कि भाई अगर उसने क्वेश्चन में आपसे कहा 2 रिक्वायर्ड अटेम्प्ट करो, और आपने रिक्वायर्ड अटेम्प्ट किया पहला एडजस्टिंग एंट्रीज, और उसके बाद आप बनाने बैठ गए बैलेंस शीट। तो अब अगर आपको पहले से पता है कि बैलेंस शीट बनाते हुए तो मुझे प्रॉफिट पता होना चाहिए, वरना मैं बैलेंस शीट नहीं बना सकता, तो यकीनन आप एडजस्टिंग और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, आप बैलेंस शीट को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे नहीं मुझे तो बैलेंस शीट बनानी है, जब सर ने सवाल में चॉइस दी तो बैलेंस शीट नहीं चाहिए, तो यकीनन बगैर इनकम स्टेटमेंट बनाए भी बैलेंस शीट बन सकती है। इसीलिए मैंने हिंट लिख कर दिया ब्रैकेट में कि आज जब बैलेंस शीट बनाने जाओ तो क्योंकि तुमने इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाया हुआ, अल्लाह करे आप मेरी बात को अहमियत दे रहे हो, समझ रहे हो, जब इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाया हुआ तो तुम्हें ये प्रॉफिट भी पता नहीं है। और अब जब तुम्हें ये प्रॉफिट नहीं पता तो तुम इस कैपिटल में क्या ऐड करोगे? जब ये ऐड नहीं करोगे तो तुम्हारा कैपिटल एट एंड नहीं निकलेगा। तो कैसे निकालना है ये कैपिटल एट एंड? मैंने इसके लिए कहा आपको लेना है कैपिटल एट एंड निकालने के लिए डिटरमिन कैपिटल एट एंड विद अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखिएगा जरा इत्मीनान से, मैंने पूरी बैलेंस शीट वैसी बनाई है। अब ये मैंने बैलेंस शीट बनाई है ये सोच के तहत कि मुझे क्या नहीं पता? प्रॉफिट नहीं पता। अब अगर आप गौर से थोड़ा सा इत्मीनान से अगर देख सकें तो एसेट्स में आपको कहीं भी जर्रा बराबर कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इस बैलेंस शीट के एसेट्स में और इस बैलेंस शीट के एसेट में आपको कोई जरा बराबर फर्क नजर नहीं आएगा। आप चेक कर लीजिए, सेम है दोनों, एक एक लाइन सेम है, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में देखें, एक एक अमाउंट बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। अच्छा सर, तो फिर क्यों बनाई है आपने ये बैलेंस शीट? इस बैलेंस शीट में कैपिटल एट एंड निकल आया आराम से, क्योंकि मुझे बिजनेस का क्या पता था? प्रॉफिट। और अब मेरी अप्रोच ये है कि मुझे आज प्रॉफिट की अमाउंट पता नहीं है, मैं इक्विटीज में कैपिटल ओनर इक्विटी लिख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो मुझे तो कैपिटल एट स्टार्ट पता है। तो मैंने कहा पहले लिखें लाइबिलिटीज। ठीक है, अब सर क्यों लिखें लाइबिलिटीज? क्योंकि मैं एसेट में से, क्या इक्वेशन है मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, एसेट्स is equal to liabilities प्लस ओनर इक्विटी। अब प्यारे बच्चों अगर ये इक्वेशन है तो मैं अगर क्या करूं, ए माइनस एल, तो जवाब हो जाएगा इज इक्वल टू क्या? ओनर इक्विटी। एग्री? तो इसका मतलब है अगर ओनर इक्विटी मालूम करनी है तो मैं एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूं। अच्छा, अब हो सकता है आप कंफ्यूज हो, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है भाई, सीधी सी बात है, जब मैं एसेट साल के आखिरी दिन के ले रहा हूं तो लायबिलिटी भी साल के आखिरी दिन की होंगी, और जब एसेट आखिरी दिन के लायबिलिटी आखिरी दिन की, तो कैपिटल भी जो निकलेगा, ओनर इक्विटी भी जो निकलेगी, ऑटोमेटिकली वो किस दिन की निकलेगी? साल के आखिरी दिन की। तो आप देख सकते हैं
मैंने क्या किया, मैंने पहले कैपिटल लिखने के बजाय इस बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा था पहले, इक्विटीज में ओनर इक्विटी, और कैपिटल एट स्टार्ट में प्रॉफिट ऐड किया था। लेकिन इस बैलेंस शीट में आप देखिए मैंने इक्विटीज की हेडिंग डाल के पहले लिखी है लाइबिलिटीज, क्योंकि अगर मैं ओनर इक्विटी लिखूंगा अभी तो मैं उसमें कैपिटल एट स्टार्ट लिख सकता हूँ, कैपिटल एट एंड मुझे पता नहीं है। तो मैंने पहले लाइबिलिटीज लिखी, लाइबिलिटी मेरे पास एक ही तरह की थी, करंट लाइबिलिटी, दोनों के नाम लिख दिया, अकाउंट पेबल, रेंट पेबल। आप देख सकते हैं यहाँ भी ये सेम थी, अकाउंट पेबल, रेंट पेबल, अमाउंट थी 47, मैंने 47,000 लिखा और कहा अगर ये मेरे टोटल एसेट हैं तो ये मेरी टोटल लाइबिलिटीज हैं। मैं एसेट में से लाइबिलिटी को क्या कर दूं, यकीनन आप कह रहे होंगे माइनस, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, कैपिटल एट एंड ओनर इक्विटी। तो आप देख सकते हैं इसको, आप अगर आपको एक्सेल का थोड़ा बहुत तजर्बा है, आइडिया है, तो आप देखें मैंने इस अमाउंट में से, यानी मैंने H18 सेल में से H24 सेल को माइनस किया हुआ है, आपको फॉर्मूला लिखा नजर आ रहा है। तो मुझे अमाउंट पता चल गई 148,400। और इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैलेंस शीट पहले से बनाई हुई है यहाँ पर। अगर मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया होता, प्रॉफिट पता होता, तो भी मेरा कैपिटल एट एंड निकलता 148,400, और अभी भी अल्लाह के हुक्म से मेरा कैपिटल निकल रहा है 148,400। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह के हुक्म से ये बात आपको समझ आई होगी। और बस कैपिटल एट एंड की अमाउंट निकल आई, और अब इस कैपिटल एट एंड की अमाउंट और लाइबिलिटी को अगर हम कर लें प्लस, तो आप देख सकते हैं 195,400, 195,400, और यहाँ भी 195,400। तो हमने इस बैलेंस शीट को बनाया किस अप्रोच के तहत, कि अगर हमने इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाया तो हमने इसमें प्रॉफिट लिखे बगैर क्या निकाल लिया, कैपिटल एट एंड। और ये वाली बैलेंस शीट में हमने बिल्कुल प्रॉफिट, हमें पता था, इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ था, हमने प्रॉफिट लिखकर ये अमाउंट निकाली। तो उम्मीद करता हूँ दोनों बैलेंस शीट का बुनियादी फर्क भी समझ आया, बैलेंस शीट बनाने का तरीका भी समझ आया। यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से हमारे प्रीलिम पेपर के आखिरी क्वेश्चन का अख्तिताम हुआ, और इंशाल्लाह अब जो आपसे अगले वीडियो लेक्चर्स में मुलाकात होगी उसमें मैं मॉडल पेपर्स के, जो BIEK का मॉडल पेपर बोर्ड ने अपलोड किया था अपनी वेबसाइट पर, उसके MCQs में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब इंशाल्लाह उसके जर्नल लेजर, कैश बुक, बैंक रिलेशन, जो भी टॉपिक्स हैं उनकी सॉल्यूशन की वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बच्चों आपका पेपर जो है वो 9 अगस्त से एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, आपके पेपर पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिए वीडियोस को थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन देखते रहिए। और अगर ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ वीडियोस से पढ़ें, आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी 5 ईयर, अपने बुक, अपने दोस्तों के पास अगर कोई मटेरियल है उन्होंने कहीं और पढ़ा है, उनसे पेपर्स लेकर उन्हें डिस्कस करके उन्हें सॉल्व करके कर सकते हैं। और पढ़ाई से इन टच रहिए, गैप ज्यादा आने से भी आपका नुकसान होगा। तो अल्लाह करे कि पेपर्स एक आध हफ्ते के बाद 10 मुहर्रम के बाद शुरू हो जाएं और आप पेपर्स के इस मरहले से फ्री हों, ताकि आप अपनी सेकेंडरी की स्टडीज को कंटिन्यू कर सकें। बहुत सारी दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ, कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में, ज़िंदगी के हर मामलात में कामयाब फरमाए। मुझे अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मॉडल पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।